हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लीगल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 कर रहे थे। सेक्शन 9 के 3 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने पहली एनालॉजी करी थी, जिसके अंदर हमने देखा था एनी फैक्ट विच शोज द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और अ थिंग, जिसके अंदर हमने डॉग आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिमोनियल आइडेंटिफिकेशन, सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा एनी फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, जिसमें हमने डीएनए एनालिसिस को भी पढ़ा था। सिविल मैटर्स में डीएनए एनालिसिस का क्या रोल है और क्रिमिनल मैटर्स में डीएनए एनालिसिस का क्या रोल है, और डीएनए टेस्ट करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं कोर्ट को सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में। इस चीज को देखा, जिसमें हमने आर्टिकल 20(3) और आर्टिकल 21 के बारे में भी बात की थी। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने सेक्शन 9 की बाकी की बची हुई 3 एनालॉजीज को डिस्कस किया था, जो थी एनी फैक्ट विच डिटरमाइंस द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ फैक्ट इन इंश्योर अ रेलेवेंट फैक्ट इज रेलेवेंट, एनी फैक्ट विच एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द फैक्ट इन इंश्योर अ रेलेवेंट फैक्ट, और तीसरा और आखिरी एनालॉजी थी हमारी जो हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस करी थी, वो थी एनी फैक्ट विच सपोर्ट और रिवर्स द इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। उसके बाद हमने बताया था कि सेक्शन 9 के अंदर और भी चीजें आती हैं इन 5 एनालॉजीज के अलावा। जब हम इन 5 एनालॉजीज को डिस्कस करेंगे, किया हमने और पढ़ा, तो हम पाएंगे कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट एविडेंसेस भी लागू होते हैं जो इन 5 चीजों को एस्टैब्लिश करने में हेल्पफुल होते हैं। वो कैसे हेल्पफुल होते हैं उसको हम 1 बाय 1 करके आज 4th पार्ट में कवर करेंगे और सेक्शन 9 हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सपर्ट एविडेंस में हम देखेंगे सेक्शन 45, 46, 47, 47A, 51, 45A और सीआरपीसी का सेक्शन 293। तो सबसे पहले कुछ एक्सपर्ट एविडेंसेस की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा हमें एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि एक्सपर्ट एविडेंस होता क्या है। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और इंक्वेस्ट रिपोर्ट को। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट शोज द इंटरनल कॉज ऑफ डेथ, और ये जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर सबमिट करता है कोर्ट में, एंड इट इज अ पीस ऑफ एविडेंस, इट इज डायरेक्टली एडमिसिबल इन द कोर्ट। लेकिन सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी कोर्ट को परमिट करता है कि जिस एक्सपर्ट ने, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है या अपनी ओपिनियन दी है जिस किसी भी एक्सपर्ट ने, उसको कोर्ट जो है इन पर्सन एग्जामिन कर सकता है कोर्ट में बुला करके, या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ हो सकता है। एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये बताती है एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेथ। जनरली नेचुरल डेथ के केस में इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है। 174, 175 और 176 ऑफ सीआरपीसी इंक्वेस्ट रिपोर्ट को गवर्न करते हैं। जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब इंक्वेस्ट रिपोर्ट को हम विस्तार से करेंगे। तो कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कंफ्लिक्ट आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि जो डेथ है वो पॉइजन की वजह से हुई है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि जो डेथ है वो बुलेट शॉट्स की वजह से हुई है, 2 बुलेट चलने के घाव थे बॉडी के ऊपर। तो जब भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, देन इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, जिसने देखा है ये सब होते हुए, और विटनेस अपने सिग्नेचर करता है। तो जब कभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो द कोर्ट, द जज will apply his judicial mind and it will test the trustworthiness of the report। अगर उसको दोनों के ऊपर ही डाउट है, दोनों की ट्रस्टवर्दीनेस के ऊपर डाउट है, तो फिर वो जो कॉज ऑफ डेथ है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा और अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर कन्विक्ट को जो है सजा दी जाएगी। यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है कहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो द जनरल टिल्ट ऑफ द कोर्ट विल बी टुवर्ड्स द विटनेस। विटनेस ऑथेंटिकेट करता है तो विटनेस की तरफ जनरल टिल्ट रहेगा कोर्ट का।
तो कोर्ट अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करेगी और कोर्ट जो एक्सपर्ट है जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करी उसको सेक्शन 293 में बुलाएगी, एग्जामिन करेगी, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करेगी। जो पुलिस ऑफिसर है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको बुलाया जाएगा, जो विटनेस है उसको बुलाया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा, कोर्ट उनकी ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करेगी। उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसके ऊपर उसको ट्रस्ट करना है। अगर दोनों के ही ऊपर उसको डाउट आता है तो दोनों को ही नकार दिया जाएगा, जो कॉज ऑफ डेथ है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। और अगर बाकी के सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी, तो उस हिसाब से जो है डिसीजन लेगी कोर्ट। तो ये केस हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है केहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट व्हेन बोथ आर इन कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो एक्सपर्ट एविडेंस है, फोटोफिट और स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी सीरियल वगैरह में, आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा याद आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमें कंकाल मिलता है, स्केलेटन मिलता है बॉडी का, बॉडी को हमें आइडेंटिफाई करना है। सेक्शन 9 में आता है ना, एनी फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो हमें स्केलेटन मिला, उसको आइडेंटिफाई करना है किस पर्सन का, तो कंप्यूटर की हेल्प से उसके ऊपर फेस जो है इंपोज किया जाता है, तो हमें पता लगता है कि ये स्केलेटन है किसका। तो ये ज्यादा रिलायबल नहीं है ये टेक्निक, क्योंकि साइंस यहाँ पर इतनी डेवलप नहीं हुई है। एक से ज्यादा लोगों का स्केलेटन स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, तो इतना रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट नेगेटिव आता है, देन इट इज अ सॉलिड प्रूफ ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिटी कि ये वो पर्सन नहीं है। लेकिन अगर ये आ जाता है कि ये वही पर्सन है, तो ये डाउटफुल है थोड़ा सा उसकी आइडेंटिटी को लेकर के। उसके बाद आता है हैंड राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। तो जो हैंड राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है, तो ये जो साइंस है हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट की, ये डेवलप हो चुके हैं पूरी तरीके से। और यहां पर जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, यहां पर जो एविडेंस है, ये टोटली रिलायबल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फुटप्रिंट एक्सपर्ट। तो जो फुटप्रिंट एक्सपर्ट है, यहां पर जो साइंस है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, तो यहां पर फुटप्रिंट एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो इतनी रिलायबल नहीं मानी जाएगी, इट इज नॉट रिलायबल। बैलिस्टिक एक्सपर्ट आप लोग जानते ही होंगे, जो बुलेट होती है उसके ऊपर मार्क होता है, वो मार्क कहां पर है, कितना डीप है, इट वरीज फ्रॉम गन टू गन। और ये कंप्लीट साइंस है, पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, बैलिस्टिक रिपोर्ट के ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसमें बुलेट्स को कंपेयर किया जाता है अर्लियर बुलेट्स के साथ कि बुलेट पर जो मार्क है वो कहां पर लगा है, कितना डीप है, जिससे हमें पता लगता है कि बुलेट कौन सी गन से चली है। ये साइंस पूरी तरीके से डेवलप्ड है और ये जो एविडेंस है वो पूरी तरीके से मान्य है कोर्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ, ये साइंस अभी इतनी डेवलप नहीं है, यहां पर हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते पोस्टमार्टम के थ्रू, बस एक ब्रॉड टाइम बताया जा सकता है। जैसे आरुषि मर्डर केस में जब आरुषि का पोस्टमार्टम हुआ तो बताया गया कि खाना खाने के इतने वक्त के बाद ही इसका मर्डर हुआ होगा, बिकॉज द फूड वाज इनसाइड द स्टमक, वो डाइजेस्ट नहीं होता पूरी तरीके से। तो एक ब्रॉड टाइम पता लगता है यहाँ पर टाइम ऑफ डेथ का। या आई विटनेस है, उसने देखा है आई विटनेस में मर्डर होते हुए, क्राइम होते हुए, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता लग सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम से एक ब्रॉड टाइम पता लगता है। या कई ऑटोमेटिक वॉचेज आती हैं जो आपके नर्व्स से चलती हैं, तो जैसे पर्सन की डेथ होगी उसकी नर्व्स रुक जाएगी और घड़ी बंद हो जाएगी, वहां से पता लग सकता है। या सीसीटीवी कैमरा है तो पता लग सकता है एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ। तो यहां पर ही आ गए हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोन डेंसिटी टेस्ट या बोन एसिफिकेशन टेस्ट। इसके अंदर जो एक्यूज है, जो पर्सन है, उसके नेल्स का, उसकी बोन्स का सैंपल लिया जाता है। ये एक कंप्लीट साइंस है, पर्सन के बोन्स का या नेल्स का सैंपल लेकर के उसकी एज के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर 4-6 महीने का वेरिएशन रहता है बस। ये एविडेंस पूरी तरीके से रिलायबल है क्योंकि साइंस यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जनरली अगर कोई पर्सन अपने आप को एज अ जुवेनाइल क्लेम करता है तो इस टेस्ट के लिए कोर्ट में कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एविडेंस ऑफ डॉग ट्रैकिंग। जो स्निफर डॉग्स होते हैं, दे आइडेंटिफाई द थिंग्स और पर्सन्स बाय स्मेल। तो द स्मेल कैन बी मिसअंडरस्टूड बाय द डॉग्स।
तो इसमें मिसअंडरस्टूड करी जा सकती है डॉग्स के द्वारा, या व्हाट द डॉग्स वांट टू कन्वे अस दैट कैन बी मिसअंडरस्टूड। तो जो स्निफर डॉग्स हैं, जो एविडेंस ऑफ द डॉग ट्रैकिंग है, इतना रिलायबल नहीं है यहाँ पर। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हमें पता लगता है कि कहाँ पर एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट कोई भी पर्सन हो सकता है। एक्सपर्ट इज अ पर्सन हैविंग द एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर थिंग, साइंस, आर्ट। तो लॉर्ड रसल ने एक्सपर्ट को डिफाइन किया है, वो कहते हैं अ पर्सन हु इज पेरिटस। अ पर्सन हु इज पेरिटस, पेरिटस कौन होता है? दैट इज हु इज स्पेशली स्किल्ड ऑन मैटर ऑफ साइंस एंड आर्ट। एक पर्सन जो स्पेशली स्किल्ड है इन द मैटर ऑफ साइंस और आर्ट विल बी कॉल्ड एन एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट कौन है? अ पर्सन हु इज अ पेरिटस, दैट इज स्पेशली स्किल्ड in the matter of science or art is an expert. It is not necessary that he should have a professional degrees or a qualification in that matter. जरूरी नहीं है कि उस पर्सन के पास प्रोफेशनल डिग्री हो उस चीज को लेकर के। जैसे एक ज्वेलर है, ज्वेलर के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है इस चीज को लेकर के, फिर भी ज्वेलरी को लेकर के उसकी ओपिनियन मैटर करेगी, क्योंकि उसने स्पेशल स्किल एक्वायर करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय हिज एक्सपीरियंस। तो ज्वेलर जो है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट माना जाएगा। तो a person can be an expert and his opinion may be admitted in the court even if his opinion is based upon his experience. तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक एक्सपर्ट की ओपिनियन तब भी मैटर करेगी कोर्ट में अगर एक्सपर्ट ने वो स्पेशल नॉलेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंस से गेन करी है। The court may not be an expert upon the particular fact on which it has to form its opinion and therefore for such opinion it may seek the opinion of an expert. लेकिन जो कोर्ट है, जो जज है, they may not know everything under the sun, they are not omniscient. एक जज सब कुछ नहीं जान सकता कि यूनिवर्स में क्या क्या चल रहा है, इसलिए किसी चीज को लेकर के ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उससे कई बार एक्सपर्ट के ओपिनियन की जरूरत होती है। तो एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहता है वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट पर, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब हमें पता लगे एक्सपर्ट कौन होता है। अब एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 45, 46, 47, 47A, 51 और 45A। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट को हम समझ लेते हैं। ये भी एक प्रकार का एक्सपर्ट ओपिनियन ही है। नार्को टेस्ट क्या होता है? इसके ऊपर एक केस लॉ है, सेल्वी एंड अदर्स, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम है सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट। नार्को टेस्ट क्या होता है? पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, या ब्रेन मैपिंग क्या होती है, या लाइट डिटेक्शन क्या होता है? तो एक केमिकल आता है सोडियम पेंटाथॉल करके, इसको वाटर के साथ एक्यूज को या जिस पर्सन के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है वाटर के साथ। उसके बाद जो पर्सन है वो अपने सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। पर्सन सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का वो आंसर देता है। अगर आप नॉर्मली किसी पर्सन से क्वेश्चन आंसर करो देन ही हैज अ चॉइस ऑफ स्पीकिंग, चॉइस ऑफ स्पीच है उसके पास। नॉर्मली कैसे चॉइस ऑफ स्पीच है? जैसे उसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा, वो या तो झूठ बोल सकता है या मना कर सकता है कि मुझे इसका आंसर नहीं देना, या अगर वो चाहता है उसका आंसर देना तो वो दे सकता है। तो चॉइस ऑफ स्पीच है उसके पास। लेकिन नार्को टेस्ट के अंदर पर्सन के पास चॉइस ऑफ स्पीच नहीं रह जाती है, उसको आंसर देना ही देना है और वो आंसर देता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से और ट्रुथ जो है बाहर आ जाता है। पता कैसे चलता है कि जो पर्सन ने आंसर दिया है वो सही है या गलत? तो जैसे ही पर्सन जो है झूठ बोलता है देन इन द ब्लड वेन्स देयर इज अ पॉपिंग, और वो पॉपिंग जो है पॉलीग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि इसने झूठ बोला है और हम लाई को डिटेक्ट कर लेते हैं। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है? ब्रेन मैपिंग में होता है जो पर्सन है, जो विटनेस है या जो एक्यूज है, उसने देखा है, ही हैज द इंसिडेंट ऑन द क्राइम सीन, तो माइंड इज अवेयर अबाउट दिस। तो जब हम उसको वो चीज बताते हैं जिसके बारे में वो अवेयर है तो उसके ब्रेन में कोई भी रिएक्शन नहीं होता।
लेकिन हम उसको कोई ऐसी चीज बता दें कि मर्डर हुआ है वहां पर, जो फॉर विच हिज माइंड इज नॉट अवेयर, तो वहां पर एक रिएक्शन होगा जिसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये है नार्को टेस्ट। अब सैल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट के केस में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए। क्या ये नार्को टेस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? पहला क्वेश्चन। क्या जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो फैक्ट्स मिले हैं हमें नार्को एनालिसिस के दौरान, क्या ये एज एन एविडेंस एडमिसिबल है? चलिए, अभी तक हमने एविडेंस एक्ट पढ़ लिया है काफी, तो थोड़ा सोचना शुरू करते हैं इस बारे में। हमने सीआरपीसी भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं। यहां पर पर्सन के पास चॉइस ऑफ स्पीच नहीं है। हमने आर्टिकल 20 ब्रैकेट 3 पढ़ा था, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और टू बी अ विटनेस में हमने पढ़ा था टू रिवील सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन हिज पर्सनल नॉलेज। यहां पर वो सबकॉन्शियस माइंड से आंसर दे रहा है, फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज आंसर दे रहा है, ठीक है, और उसको कंपेल किया जा रहा है वही नार्को टेस्ट कर करके उसके ऊपर। तो आर्टिकल 20 ब्रैकेट 3 की वायलेशन है यहाँ पर। सीआरपीसी का सेक्शन 161(2) आप लोगों को ध्यान होगा अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि अगर कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है, तो जो विटनेस है वो स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिससे उसके ऊपर पेनल्टी लगती हो, फॉरफीचर लगता हो या पनिशमेंट मिलती हो। उसके बाद आर्टिकल 21 आ जाता है यहाँ पर, राइट टू प्राइवेसी, मेंटल प्राइवेसी, उसका पूरी तरीके से हनन है यहाँ पर। तो राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन हो जाता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा सीआरपीसी के जो सेक्शन है 53, 53A और सेक्शन 54, वो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड की बात करते हैं, लेकिन वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड में मेंटल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इंक्लूड नहीं है, तो वहां पर भी नार्को टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है। फिर भी यहां पर इस केस के अंदर कहा गया है कि अगर नार्को टेस्ट वॉलेंटरली है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर ये वॉलेंटरली नहीं है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है नार्को टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। यहां पर फेयर ट्रायल का राइट नहीं मिलता आर्टिकल 21 के अंदर। फेयर ट्रायल का राइट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पर्सन के पास चॉइस ऑफ स्पीच नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो वकील से कंसल्ट नहीं कर सकता नार्को टेस्ट के दौरान, तो फेयर ट्रायल का भी राइट नहीं मिलता है यहाँ पर। तो ये इनह्यूमन है एक तरीके से देखा जाए। फिर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? एविडेंशियरी वैल्यू कुछ नहीं होगी इसकी, चाहे ये वॉलेंटरली किया गया हो नार्को टेस्ट, चाहे फोर्सफुली किया गया हो नार्को टेस्ट, बस जो फैक्ट आए हैं निकल के सामने, दे विल प्रोवाइड द क्लू फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और इसकी वैल्यू सिर्फ उतनी ही होगी जो सेक्शन 27 डिस्कवरी स्टेटमेंट में होती है, अगर जो है रिक्वायरमेंट सेक्शन 27 की फुलफिल होती है। तो ये नार्को टेस्ट था हमारा, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम आते हैं एक्सपर्ट एविडेंसेस के ऊपर, ये भी एक्सपर्ट एविडेंस ही है वैसे। सेक्शन 45 क्या कहता है? हम लोग जानते हैं दैट द जज मे नॉट नो एवरीथिंग अंडर द सन, देयर कैन बी द जज इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन लॉ, आर्ट और साइंस। तो वहां पर उसको एक एक्सपर्ट के ओपिनियन की जरूरत होती है, जो पर्सन एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। कोर्ट को ओपिनियन यहाँ पर किसी फॉरेन लॉ, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन को लेकर के इस सेक्शन में ओपिनियन फ्रेम करनी है, तो एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है यहाँ पर। सेक्शन 45 और 47 में क्या फर्क है? 47 में थर्ड पर्सन आ गया, 47 है रिगार्डिंग द हैंड राइटिंग। इफ एनी पर्सन इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन, he has seen his handwriting over a period of time। तो यहाँ पर पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग का मतलब है किसी पर्सन ने उसने जो है हैंड राइटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी है। जैसे ए लेटर लिखता था बी को, बी उन लेटर्स को पढ़ता था उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसने देखा। बी का एक स्टाफ है सी, तो सी के पास जाता था लेटर पहले ए का, फिर सी उस लेटर को पढ़ता था, उसके बाद वो बी को फॉरवर्ड करता था, तो सी भी जो है एक्वेंटेड माना जाएगा क्योंकि उसने भी लेटर देखे। उसके बाद बी उस लेटर को जो है डी को दे देता था हेल्प के लिए, तो डी भी उसके एक्वेंटेड माना जाएगा।
द पर्सन हु हैज सीन द हैंड राइटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो भी अपनी ओपिनियन दे सकता है, तो एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। 45 में एक्सपर्ट है और 47 में थर्ड पर्सन है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 47A। सेक्शन 47A बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। व्हेन द कोर्ट is required to frame an opinion as to the electronic signature or a digital signature, then the opinion of the certifying authority कौन होता है, जिसने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू कराया, then the opinion of the certifying authority as to the electronic signature is relevant। वो सेक्शन 47A में आ गया हमारे। तो हमारे यहाँ पर हो गया आपका सेक्शन 45 हो गया, 47 हो गया, 47A हो गया। 45 हो गया यहाँ पर साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन। 47 हो गया आपका हैंड राइटिंग सिग्नेचर। 47A हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 45A के ऊपर। सेक्शन 45A क्या बात करता है, कई बार जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होता है, डिजिटली रिकॉर्ड होता है कहीं पर, और कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन ओवर दिस। जैसे मान लीजिए एक नेता है, उन्होंने फ्यूरियस स्पीच दी एंड दैट फ्यूरियस स्पीच इज रिकॉर्डेड इन ऑडियो वीडियो, देन द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम एन ओपिनियन वेदर दैट रिकॉर्डिंग इज टेम्पर्ड और नॉट। तो सेक्शन 79A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये बात करता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। तो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में नोटिफाई किए गए हैं कुछ, उनकी ओपिनियन मैटर करेगी यहाँ पर। वो बताएंगे कि ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये टेम्पर्ड विद है या नहीं। तो सेक्शन 45A क्लियर हो गया है हमारा। अब यहाँ पर हमारे केस है बहुत ही फेमस, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट थी, तो उसकी वैलिडिटी चेक करनी थी। तो सेक्शन 45 के अंदर रेड विद सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो एग्जामिनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसकी ओपिनियन मैटर करेगी वेदर दैट टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इज टेम्पर्ड विद और नॉट। इफ इट इज नॉट टेम्पर्ड विद देन इट इज अ डायरेक्ट एविडेंस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, ठीक है। यहां तक आ गया हमारा। तो हमारा सेक्शन 45 हो गया, 47 हो गया, 47A हो गया, 45A हो गया, और सीआरपीसी सेक्शन 293 भी हमने ऑलमोस्ट समझ लिया है कि यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो नोटिफाई किए गए हैं 6-7, और ये गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पर कोर्ट इनके एविडेंसेस को, इनकी ओपिनियन को, इनकी रिपोर्ट को डायरेक्टली एडमिट कर सकती है, डायरेक्टली एडमिसिबल होते हैं इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट, और अगर कोर्ट चाहे तो उन एक्सपर्ट्स को टेस्टिमनी देने के लिए कोर्ट में बुला सकते हैं। यही है सीआरपीसी से सेक्शन 293। तो देखिए हमें एक बात ध्यान रखनी कि जो एक्सपर्ट एविडेंस है सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्ट एविडेंस जो है कन्विक्शन नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखते हैं, हमें अदर एविडेंसेस की जरूरत है। सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 क्या कहता है? व्हेन द फैक्ट इज इररिलेवेंट, फैक्ट है वो इररिलेवेंट है, बट इट बिकम्स रेलिवेंट इफ इट सपोर्ट्स और रिबट्स द इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट। यहां हम ऐसे कह सकते हैं कि a fact which is irrelevant but it becomes irrelevant when it support or reverts the expert opinion। जैसे A ने B को और C को पॉइजन दिया, ठीक है, B और C की डेथ हो गई, उन्होंने कुछ सिम्टम्स शो करे, फिर A ने D को वही जहर दिया, D ने भी सिम्टम्स शो करे कुछ और उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद एक्सपर्ट के पास रिपोर्ट गई, क्या ये उसी जहर से मरे? एक्सपर्ट कह रहा है कि दोनों B, C और D को दिया गया जहर तो सेम ही है, लेकिन जो D के सिम्टम्स हैं वो अलग है B, C से, तो यहां पर कुछ कंट्राडिक्शन आ रही है, तो ये यहां पर रेलेवेंट हो जाएगा। या मान लीजिए एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, हार्बर बना हुआ है, हार्बर पे शिप्स की मूवमेंट होती है, बट दैट मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द सी वॉल। एक्सपर्ट के पास गई डिटेल,
एक्सपर्ट ने कहा कि जो सिल्ट है जो वो इकट्ठा होता गया है, जिसकी वजह से सी वॉल बन गई है और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। उसके बाद देखा गया कि उसी लॉन्जिट्यूड पर जो दूसरे प्लेसेस हैं और जो हार्बर्स हैं वहां पर सी की मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होती है, लेकिन वहां पर कोई भी सी वॉल की क्रिएशन नहीं है। तो कोर्ट को ये नहीं करना कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है, बट इट बिकम्स रेलिवेंट बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद अदर थिंग्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये है आपका हमारा सेक्शन 46। तो 45, 46, 47, 47 में 45A भी हो गया हमारा। अब रहता है हमारा सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता है? ये कहता है द बेसिस ऑन विच द ओपिनियन इज फ्रेम्ड, द ग्राउंड्स ऑन विच द ओपिनियन इज फ्रेम्ड बाय अ लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन की बात कर रहा है। लिविंग पर्सन कौन हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं लिविंग पर्सन यहाँ पर। एक हमारे एक्सपर्ट, जो कि सारे सेक्शंस में बात हुई है, वही 45 में एक्सपर्ट की बात हुई है, 46 में एक्सपर्ट की बात हुई है, 47A में एक्सपर्ट की बात हुई है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ना। 45A में एक्सपर्ट की बात हुई है, एग्जामिनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और थर्ड पर्सन की बात कहां पर हुई है? 47 में बात हुई है, थर्ड पर्सन की बात हुई है 47A में। तो लिविंग पर्सन कहा गया है इसलिए सेक्शन 51 में। तो ग्राउंड्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ द लिविंग पर्सन ऑन विच ही हैज फ्रेम्ड हिज ओपिनियन। तो जो ग्राउंड्स ऑफ द ओपिनियन है वो रेलिवेंट है सेक्शन 51 के अंदर। किसके? एक्सपर्ट के भी, और जो एक्सपर्ट नहीं है, जो थर्ड पर्सन है, उसके भी। लेकिन सेक्शन 46 के अंदर एक इंडिपेंडेंट फैक्ट है। वो इंडिपेंडेंट फैक्ट की वजह से जो अदर फैक्ट है, जो इरेलीवेंट फैक्ट है, वो इनकंसिस्टेंट हो गए। तो वो इंडिपेंडेंट फैक्ट जो है वो रेलिवेंट हो गया सेक्शन 51 के अंदर, तो वो भी आ गया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। और हमारा इसी के साथ आज सेक्शन 9 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया कॉम्प्रिहेंसिवली, और काफी बड़ा भी हो गया, ये 4-4 पार्ट्स के अपने करे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो गया, खुशी की बात है। और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 10 और सेक्शन 11 करेंगे, जो कॉन्सेप्रेसी और प्ली ऑफ एलोबाई की बात करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।